जर्नलिस्ट हैं जॉन हुसैन साहब इस वक्त तेहरान के अंदर मौजूद हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, किसका पलड़ा भारी है? बहुत सारे क्लेम्स जो पहले पॉसिबल नहीं लग रहे थे वो अब पॉसिबल लग रहे हैं। बहुत सारे बुत टूटे हैं लोगों के। ईरान फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को चोक नहीं कर सकता या आयरन डोम को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। लीडरशिप है ईरान की, वो इसके लिए पूरी तरह मेंटली तैयार थी। यूएस ने अपने कुछ ड्रोन्स, इनके ड्रोन्स को रिवर्स इंजीनियर करके बनाए हैं। एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है स्कॉर्पियो ट्राइक ग्रुप का जो इनका ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन है, वो इन्होंने शाहिद को कॉपी करके रिवर्स इंजीनियर करके बनाया है। फैक्चुअल पोजीशन क्या है ईरान की, इस वक्त स्टेटेड पॉलिसी क्या है आपने हुर्मुज को लेकर? हैदर बोट्स जो हैं वो जो जाती हैं और अटैक करती हैं, और दूसरी बोट्स जो सुसाइड बोट्स हैं उनको भी अगर देखें तो वो कॉन्स्टेंटली टैंकर्स को हिट कर सकती हैं अगर टैंकर्स आए। आपके ख्याल में ईरान के लिए मुश्किलात नहीं हो सकती कि मिडल ईस्ट के ये सारे ही मुल्क जो हैं वो एक एक करके अब ईरान के बहुत ज्यादा मुखालफत में आके खड़े हो जाएंगे? ईरान को आई थिंक परवाह नहीं है इन चीजों की। सबसे पोर्टेंट इनके मिसाइल्स हैं, क्या अभी तक उनका इस्तेमाल किया गया है? कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हैं, जो वो आगे यूज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है उस बारे में हम आपको अपडेट्स देते रहे हैं। हमें जो मुख्तलिफ खबरें मिलती रहीं पिछले कई दिनों से हम आपको इस सिलसिले में अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन अब ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, तेहरान के अंदर क्या सूरत हाल है, ईरान किस हद तक इस जंग में मज़ीद इस बमबारी को बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, किसका पलड़ा भारी है? हमने ये फैसला किया कि जर्नलिस्ट हैं जॉन हुसैन साहब जो इस वक्त तेहरान के अंदर मौजूद हैं, उन्हें हमने आज दावत दी है। पहली दफ़ा हम तेहरान से ये पॉडकास्ट कर रहे हैं लाइव। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जॉन, अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग कैसे हैं मी। आप? खैरियत से हैं? आई होप यू आर डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह, वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। और आई नो इस वक्त ज़ाहिर बात है आपकी जिस जगह पे आप मौजूद हैं वो जंगी सूरत हाल है, बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। आई होप आप खैरियत से हैं, एवरीवन अराउंड यू इज़ फाइन। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, एंड आई एम ऑनर्ड दैट यू हैड मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। शुक्रिया आपका, थैंक यू। जॉन, सबसे पहले आई मीन ऑब्वियसली तमाम पाकिस्तानी जो ये चैनल इस वक्त देख रहे हैं दे वुड लाइक टू नो कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन वहाँ पे क्या है ईरान के अंदर? देखिए, ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो ऑब्वियसली यहाँ पे जंग चल रही है, तो बॉम्ब्स हमें खुद भी तेहरान में भी गिरते हुए सुनाई देते हैं, दिखाई भी देते हैं। और दूसरे रीजन्स के अंदर भी जो रिपोर्ट्स हैं कॉन्स्टेंटली वो आती रहती हैं ग्रुप्स के ऊपर और न्यूज़ के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल पिछले चंद दिनों में, 7-8 दिनों में, तबरेज के अंदर, तेहरान के अंदर, सिमनान के अंदर, डिफरेंट खुर्रमाबाद के अंदर 31 प्रोविंसेस में से 20 प्रोविंसेस अकॉर्डिंग टू रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो है वो इंगेज किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने। हाउएवर एट द सेम टाइम ईरान एक बड़ा मुल्क है, 1.7 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। इट्स अनलाइक इसराइल, मतलब जो 22,000 किलोमीटर की जो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, उसका इम्पैक्ट उस तरीके का नहीं नजर आता हर जगह। तो लाइफ नॉर्मली भी चल रही है टू सम एक्सटेंट, नॉट इन एब्सोल्यूट सेंस, लेकिन लोग बाहर घूम रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, रैशनिंग का मसला नहीं है, एंड द सेंटिमेंट्स आर हाई। बट अ लॉट ऑफ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बिन डैमेज। मिलिट्री टारगेट तो उन्होंने किए ही किए टारगेट, लेकिन जो पॉलिटिकल और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बुरी तरीके से जो है वो हिट किया है। 105 से ज्यादा सिविलियन बिल्डिंग्स को डैमेज किया गया है या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया है। और स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन, हॉस्पिटल्स, 21 हॉस्पिटल से ज्यादा हॉस्पिटल्स अब हो चुके हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो है वो कल रात को एक और मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर जो है वो गिरा है एक बॉम्ब आके। और यहाँ पे लोग, हैरत है कि किस तरीके से जो है वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं इसको, बट या डैमेज इज सीरियस, बट एट द सेम टाइम लाइफ इज गोइंग ऑन। और जॉन, जारी बात है इस वक्त रमज़ान मुबारक है और तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ा मुक़द्दस महीना होता है। तो उस हवाले से भी लोगों को मुश्किलात आ रही हैं। जाहिर बात है नमाज़ पढ़ने जाना होता है, और जिस तरह आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल्स वगैरह, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं इस वक्त वहाँ पे। जी, स्कूल ऑब्वियसली बंद है क्योंकि जंग है। तो स्कूल्स आई थिंक ऑनलाइन ही अब एक्सपेक्टेड है कि ऑनलाइन ही चलेंगे आगे, अगर हालात बेहतर नहीं होते तो। बहरहाल ऑफिसेस खुलने वाले हैं, दैट्स व्हाट आई नो फॉर श्योर। सो देखें, ये जो मामला है आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन का, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा, ये आपने अच्छा कि तदफीन के बारे में आपने बात की, इसको डिले कर दिया गया, वरना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। पहले मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट शायद हो चुकी थी कि मशहद के अंदर जो है उन्हें दफनाया जाएगा। ये डिले क्यों हुआ आखिर वहाँ पे?
मंसूर साहब, दो दफा प्लान चेंज हुआ है असल में। पहले मशहद से भी पहले एक्सपेक्टेशंस ये आ रही थी कि तेहरान के अंदर जो जब नए सुप्रीम लीडर इलेक्ट होंगे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट से, तब वो पढ़ाएंगे नमाज जनाजा, और तदफीन जो है वो मस्जिद के अंदर ही एक्सपेक्टेड थी। ठीक। बहरहाल ये जो एक्सटेंड हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि डायरेक्टली टारगेट किया गया खुबरगान की बिल्डिंग को कुम के अंदर, और पूरी बिल्डिंग को इन्होंने जो है वो खत्म कर दिया, इसराइल और यूएस ने। अब ये जो बिल्डिंग थी कुम के अंदर, ये खुबरगान की पुरानी बिल्डिंग थी, ओल्ड बिल्डिंग थी, और इसराइल को लग रहा था या उनको इंटेलिजेंस मिली थी कि यहाँ पे खुबरगान बैठ के अपनी डिलिब्रेशंस कर रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने इस बिल्डिंग को हिट किया, तो ईरानियों को रियलाइज हुआ कि यहाँ पे खुबरगान के ऊपर एक सीरियस थ्रेट है, और उसी वक्त ये फैसला चेंज हो गया, खुबरगान का भी चेंज हो गया कि खुबरगान कैसे बैठेगी और उसके प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो होंगे। बट एट द सेम टाइम ये जो तदफीन का है, क्योंकि उनको खदशा ये था कि अगर तदफीन होती है और तदफीन के वक्त लीडरशिप मौजूद होती है या मैसेज में लोग भी हैं उस वक्त, तो ऑब्वियसली इफ देयर इज वन स्ट्राइक, तो उसमें जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ठीक। इस वजह से इसको चेंज किया गया, इसको टेलीवाइज करके अब दिखाया जाता है। जो मॉर्निंग सेरेमनीज हैं इमाम खोमेनी के मुसल्ला पे, जो पहले प्लान था कि जमा होना है, वो प्लान खत्म हो गया। मतलब अपने मोहल्लों में लोग अब निकल रहे हैं इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग इनटू वन प्लेस। तो अब प्लान चेंज होने की वजह सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रीजन थी। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये बताइए कि मैं लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जंग के हवाले से जब इसका आगाज़ हुआ, अब ये तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है, इस जंग एक हफ्ते से बल्कि ज़्यादा हो चुका है। अब ये बताइए कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, पीपल वर रेडी फॉर दैट, या जो लीडरशिप है ईरान की वो इसके लिए पूरी तरह मेंटली तैयार थी, या इट केम एज अ सरप्राइज? देखिए 28 फरवरी को जब ये अटैक हुआ सबसे पहला, तो आई थिंक इनके पास बिल्कुल, और अटैक से पहले भी, जंग से पहले भी, जब मैं बातें करता था, डिस्कस करता था फॉरेन ऑफिस में, हाथ में हमारे नाम तो खैर किसी का वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे दोस्त हैं जो, मैं काफी ऑफिशियल्स हैं जिनसे मैं बातचीत करता था, तो वो कहते थे कि ऑब्वियसली हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जब दो बार ऐसा कर सकता है कि वो नेगोशिएशंस के बाद बैकस्टैप करे, तो तीसरी बार तो ना भरोसा करना इस बात पे बेवकूफी होगी। ठीक। तो हमें पता है कि हो सकता है कि हाई चांसेस हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अटैक करे। और इस वजह से आई थिंक जो 12 दिन की जंग में इन्होंने फेस किया, जो सरप्राइजेस इन्होंने फेस किए, उस वजह से इन्होंने अपने ऊपर काम भी किया एट द सेम टाइम। बहरहाल वो काम काफी है या नहीं है, इंटेलिजेंस के हवाले से तो आई थिंक आपने देख लिया, आयतुल्ला खामनाई जो शहीद हुए हैं, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि वो काम काफी था इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। बट एट द सेम टाइम, अब जो सर्वेलेंस हैकिंग की हुई थी इसराइल ने, और जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी उसके पास है, मैं नहीं समझता कि ईरान क्योंकि सैंक्शनड है और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर सकता, आई थिंक सेम कंपैरेबल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट बहरहाल ये प्रिपेयर्ड जरूर थे इन द सेंस ऑफ एन अटैक, जो इनको एक्सपेक्टेशन थी कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आएगा, और उसके ऊपर जो इनको रिस्पॉन्ड करना होगा, आई थिंक उस कलेक्टिव होलिस्टिक सेंस में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जॉन, अगर आप मतलब अब तक की बात करें, तो फिर जाहिर बात है, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसने जाके अगर अपनी पब्लिक को कोई चीज़ सेल करनी है, तो वो ये कहेगा कि जनाब देखें, मैंने इनका जो टॉप लीडर था मैंने उसे शहीद किया, मैंने इनकी जो बाकी भी टॉप लीडरशिप के अंदर दीगर भी अफराद आते हैं, चाहे वो मिलिट्री बैकग्राउंड से हों या सिविलियन बैकग्राउंड से हों, वो जाके ये कह सकता है कि जनाब ये देखें, मैंने टॉप हिरार्की जो है, ओनली द प्रेसिडेंट इज़ लेफ्ट नाउ, वरना मैंने तो सबको टारगेट कर लिया, और मेरी टेक्नोलॉजी हो या जासूसी के जो ज़राए हों वो मेरे ज़्यादा सुपीरियर हैं, और आई हैव अचीव्ड। बल्कि आज भी अगर इफ़ यू वांट टू रैप इट अप, मतलब आपके ख्याल में डजंट ही हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सेल टू हिज वोटर्स ओवर देयर? यू आर राइट मंसूर साहब, लेकिन हम सबको पता है कि उसके गोल तो नहीं थे ना। वो एक मींस टू एंड हो सकता है, लेकिन एंड इन इटसेल्फ तो नहीं था। आयतुल्ला खामनाई को टारगेट करना वाज नॉट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर इटसेल्फ। आई थिंक इट वुड बी डिस्ट्रक्टिव फॉर हिमसेल्फ टू हैव बिकम एन एनिमी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मतलब वो जंग में आ गया, उसने आयतुल्ला खामनाई को टारगेट दिया, फिर वो वापस चला गया, ये तो सीधी सीधी हार है उसके लिए। क्योंकि सो ओके, द रीजन, जो रीजन था आयतुल्ला खामनाई को टारगेट करने का मेरी नजर में, वो दो टू फोल्ड था। एक तो लीडरशिप को इनको लग रहा था कि अगर हम लोग लीडरशिप को न्यूट्रलाइज करेंगे तो डिसीजन मेकिंग इनकैपेसिटेट हो जाएगी, और जो है वहां यहाँ पे कोई ऐसा पैनिक मचेगी और आर्म्स जो है वो लोग रखना शुरू हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम जो रिजीम चेंज का इनका ख्वाब था, कोट एंड कोट रिजीम चेंज, उसमें मैसिव लेवल पे प्रोटेस्टर्स बाहर आएंगे, और पता नहीं वो मैजिकली जो है वो गवर्नमेंट को और सिस्टम को ओवरटर्न कर देंगे। ठीक। आप ये देखें कि ना सिर्फ ना लीडरशिप के जाने से उन अटैक्स के ऊपर फर्क पड़ा जो अभी कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं। 25 वेव्स हो चुकी है मंसूर साहब, एंड
लोग कहते हैं कि कम हो गए हैं, ज्यादा होगा, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। बट 25 वेव से ज्यादा हो चुकी हैं इस वक्त। और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को चोक किया हुआ है। एयर हम्म। डिफेंसेस ये कहते हैं कि हमने इनके खत्म कर दिए हैं। अटैक्स जो हैं वो मैं आपको खुद भी टैली करवा सकता हूँ। तो बहरहाल आई थिंक बहुत सारी बातें तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो फंस गए हैं आके यहाँ पे। जो अच्छा। गोल्स थे, रेजिम चेंज का गोल भी खत्म हो गया इनका, वो फेल हो हम्म। गया। और हम्म। ईरान को अगर मिलिटरीली सरेंडर करवाना है, और आई थिंक वीकन पोजीशन अगर ये कह रहे कर दी है, तो ईरान तो कह रहा है कि आप बैडी बेड़े भी ले आए, मोस्ट वेलकम, और आप आ जाएं, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भी कर लें। तो हम्म। आई थिंक देर इज ऑब्वियसली, अमेरिका एक बड़ी पावर है, लेट्स नॉट बी इमोशनल अबाउट इट, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इमोशंस को अवॉइड करने के लिए लेट्स नॉट अवॉइड और लेट्स नॉट इग्नोर द रियलिटीज ऑन ग्राउंड आइदर। अटैक बहुत शिद्दत से कर रहा है ईरान, एंड आई थिंक काफी लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपने आपने कहा कि ईरान जो है बहुत शिद्दत से ये अटैक्स कर रहा है, बट जाहिर बात है, एक आर्सनल की एक लिमिट होती है, स्टॉक की एक लिमिट होती है। वो टाइम आपके ख्याल में आने वाला है जब ईरान भी जो है वो ये सोचेगा कि हमारे ड्रोन के नंबर्स, मिसाइल के नंबर्स जो हैं वो अब काफ़ी कम होना शुरू हो गए हैं, एंड वी नीड टू गो एंड सिट ऑन द टेबल एंड फाइंड अ सोल्यूशन। देखिए मंसूर साहब, यहाँ पे जो ड्रोन्स की और मिसाइल्स की तादाद है, वो एक तो किसी को पता नहीं है। दुनिया में अगर देखा जाए, 100 मिसाइल लेट सपोज ये बनाते हैं, 150 मिसाइल ये लेट सपोज बनाते हैं, कितने टाइम से ये मिसाइलें बनाते हुए लेके आ रहे हैं? पहला सवाल तो ये है। और कहाँ वो स्टोर्ड है? 6 ऐसी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं जो सो कॉल्ड इम्पेनेट्रेबल फैसिलिटी, 500 मीटर अंडरग्राउंड जिनकी, जो वो डेप्थ है वो है। और उनकी यूनाइटेड स्टेट्स का GBU-57 बॉम्बर, जिसकी टोटल पेनिट्रेशन जो डेप्थ है वो भी 200 फुट है और 60 मीटर है, तो वो भी उसको पेनिट्रेट आई डोंट थिंक कर सकता है। और इज दिस स्टॉक पाइल की एक जहां तक एक बात एक करें। एक मिनट, ये जो जी जी आपने आपने 500 मीटर का, मतलब ये आधा किलोमीटर अंडरग्राउंड बनता है जी जी तकरीबन। ये जी जी। ये एक र्यूमर बेस्ड बात है या एक्चुअली फैक्चुअली ये चीज़ करेक्ट है? क्योंकि जारी बात है, जंगों के अंदर जो है वो चीज़ों को एग्जैजरेट भी किया जाता है, सो दैट्स द रीजन, यस। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म से कोई एग्जैजरेटेड बात ना जाए। आर यू श्योर अबाउट दिस? नहीं, फॉर श्योर आप इसको फैक्ट चेक कर सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली 100% तो हो सकता है यहाँ मुझे भी गलत बताया हो सकता है इंटरनेट पे भी गलत लिखा हुआ हो। बट एस्टिमेशंस आप देख सकते हैं, CSIS के जो जो सिक्योरिटी जितने भी इदारे हैं उनकी आप एस्टिमेशंस देख सकते हैं, वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के एस्टिमेशंस देख सकते हैं। आई मीन आई डोंट माइंड, बट आप सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर एंड फैक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है। एंड जो बातें मैं करूंगा जरूरी नहीं है कि वो 100% करेक्ट ही हो, जाहिर है मुझे भी कोई बताएगा तो मैं करूंगा, एंड फैक्ट चेकिंग उसके ऊपर हो सकती है। सो हम्म। 500 मीटर्स के अंदर, क्योंकि माउंटेनियस रीजन है ना मंसूर साहब, इट्स जी हाँ। ऑब्वियसली, जी हाँ। हम्म। तो उसके अंदर जो है अंडरग्राउंड सिटीज की पिक्चर्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। और देखें, फोर्दो के अंदर भी इन्होंने जो कहा था, लेट्स नॉट एग्जैजरेट, फोर्दो के अंदर भी ये कह रहे थे कि फोर्दो के अंदर इन्होंने तबाह कर दिया है, सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया है। तो देखिए, फोर्दो के ऊपर तो अभी भी इनकी रिपोर्ट्स चेंज हो रही हैं कॉन्स्टेंटली, और जाहिर है एक्सेस नहीं है किसी के पास। और आईएई ने अभी बता दिया कि इंडस यूरेनियम भी है इस्फहान के अंदर और फैसिलिटीज इंटैक्ट हैं। तो बहुत सारे क्लेम्स जो पहले पॉसिबल नहीं लग रहे थे वो अब पॉसिबल लग रहे हैं। बहुत सारे बुत टूटे हैं लोगों के, कि ईरान फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को चोक नहीं कर सकता, या आयरन डोम को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, या वॉट एवर इट इज। तो अगर स्टॉक पाइल्स को देखें तो आई थिंक इनका स्टॉक पाइल का एस्टिमेट कहीं भी हजारों में हो सकता है, आई डोंट नो फॉर श्योर। लेकिन बहरहाल ड्रोन्स की और मिसाइल टेक्नोलॉजी में इन लोगों ने काफी काम किया है। रशिया को $3 बिलियन के इन्होंने ड्रोन सेल किए हैं यूक्रेन वॉर के अंदर जो यूज होते हैं। और यूएस ने अपने कुछ ड्रोन्स, इनके ड्रोन्स को रिवर्स इंजीनियर करके बनाए हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है स्कॉर्पियो स्ट्राइक ग्रुप का जो इनका ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन है, वो इन्होंने शाहिद को कॉपी करके रिवर्स इंजीनियर करके बनाया है। सो आई थिंक ड्रोन कैपेबिलिटीज और मिलिट्री की जो कैपेबिलिटीज हैं वो तो चलें साइड पे रख देते हैं। स्टॉक पाइल की जो इशू है, डिबेट है, उसको अगर हटा भी दें, उसको अगर साइड पे रखें, तो अगर हम ईरान की कैपेसिटी टू होल्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसको अगर देखें, तो ईरान ने अपनी जो मिनी सबमरीन्स हैं उनको डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि उनको, उनका काम ही ये था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर अपने आप को मनूवर कर सकें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को होल्ड करके रख सकें। तो ये टॉर्पीडो लेस्ड जो सबमरीन्स हैं, दे हैव अ लो अकूस्टिक सिग्नल। ऑन द अदर हैंड, यूनाइटेड स्टेट्स का जो न्यूक्लियर सबमरीन होता है वो बड़ा होता है, उसका अकूस्टिक सिग्नल भी ज्यादा होता है, और वो क्रैश भी हो जाती है, 2 दफा क्रैश भी हो चुकी है मिडिल ईस्ट के जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज का रीजन है उसके अंदर। हम्म। और हार्टफोर्ड का वाकया आप पढ़ सकते हैं और दूसरे वाकया आप भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो मिनी सबमरीन है वो, अगर हैदर बोट्स जो हैं वो जो जाती हैं और अटैक करती हैं, और दूसरी बोट्स जो सुसाइड बोट्स हैं उनको भी अगर देखें तो वो कॉन्स्टेंटली टैंकर्स को हिट कर सकती हैं अगर टैंकर्स आए।
वो अलग ठीक है। बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स उनको इंटरसेप्ट करके किसी तरीके से ब्लो डाउन कर सकता है, बट उसकी कॉस्ट भी आपको पता है। हैड इंटरसेप्टर $12 मिलियन के करीब करीब जो है वो उसकी इंटरसेप्शन कॉस्ट है। पेट्रियट की भी $5 मिलियन जो है वो कॉस्ट है। और प्रोडक्शन भी उनकी कम होती है। तो द क्वेश्चन आई थिंक इज के उनके स्टॉक पाइल क्या वो मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक। यूनाइटेड स्टेट्स ना सिर्फ अपने रिसोर्सेज इसराइल के अंदर एग्जॉस्ट कर रहा है, बल्कि मिडल ईस्ट के अंदर काफी सारी जगहों पे एग्जॉस्ट कर रहा है। थैड का जो इनका सिस्टम था, $1.1 बिलियन से ज्यादा का जो कॉस्टली सिस्टम, पूरी जो बैटरी थी, उसको ईरान ने खत्म किया है। अब तो ब्लूमबर्ग ने भी जो है इसको कंफर्म कर दिया। मैं इसको 2 दिन से ये बात कह रहा था, तो ब्लूमबर्ग ने भी इसको कंफर्म कर दिया है कि वो वहां पे जा चुका है। और ठीक। यूएई और जॉर्डन के अंदर जब डिफेंस सिस्टम्स खत्म हो चुके हैं, तो अरबियों जो जो अरब ममालिक हैं उनमें खुद भी एक मसला हो गया है कि वो अमेरिका से कह रहे हैं कि भाई आपने हमें अकेला छोड़ा हुआ है, वहां आप इसराइल के लिए अपने डिफेंसेस जो है वो यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक मंसूर साहब, ईरान इस जंग के लिए प्रेपरेशन जो है वो काफी टाइम से कर रहा है, क्योंकि बीइंग अ सैंक्शन कंट्री फॉर 47 ईयर्स, मार्क बार अमेरिका के ये नारे लगाते हुए आए हैं। तो जब मैं लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो वो कहते हैं भाई हमारा तो आने का मकसद ही ये है कि हम जो है वो लड़ाई करें अमेरिका और इसराइल के साथ। सो ठीक है। आई थिंक कैपेसिटी में, कीपिंग इमोशंस असाइड, ये दो कैपेबिलिटीज भी अगर हम देखें, और बाब अल मंदब बाय द वे मंसूर साहब, जो रेड सी है उसको अभी तक चोक नहीं किया है हुतीज ने। 2023 में अगर आपको याद हो तो इन्होंने चोक किया था, और एलियात पोर्ट जो है वो बैंकरप्ट हो गया था इसराइल का। और हम्म। 2025 में फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स को सीज फायर करनी पड़ी हुतीज के साथ। तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि अगर ये भी बंद हो गया तो क्या होगा। जॉन, एक और चीज़ जो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, वो ऑब्वियसली दीगर मुस्लिम ममालिक के ऊपर जो, या उनके वहाँ पे जो फौजी अड्डे हैं अमेरिकन के, उसको हिट करना। और ऑब्वियसली हम दुबई के अंदर और सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर एक, और बहरीन के अंदर, इन तमाम जगहों के ऊपर एक पैटर्न देख रहे हैं कि ईरान की जानब से वहाँ पे भी अटैक्स किए जा रहे हैं। अब पहले तो ये बात कही जा रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी फ़ौजी अड्डों तक महदूद है, लेकिन उसके बाद हमने एयरपोर्ट्स के ऊपर हमने देखा है कि वहाँ पे भी अटैक्स हुए हैं। दुबई एयरपोर्ट के ऊपर अटैक्स हुए, वहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशंस जो हैं वो बंद करने पड़ गए। तो इसकी वजह से आपके ख्याल में ईरान के लिए मुश्किलात नहीं हो सकती कि मिडल ईस्ट के ये सारे ही मुल्क जो हैं वो एक एक करके अब ईरान के बहुत ज़्यादा मुखालफत में आके खड़े हो जाएंगे? देखिए, आई थिंक पर्सनली, मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहरहाल ईरान ऑफिशियल्स आपको जो भी बयान दें, ईरान को आई थिंक परवाह नहीं है इन चीज़ों की। इनके हालात वैसे भी कोई मुसलमान ममालिक, जो बरादर मुसलमान ममालिक गल्फ कंट्रीज हैं, उनके साथ कोई हालात अच्छे नहीं रहे पास्ट में भी। और अगर आप मंसूर साहब पैटर्न नोटिस करें, तो मसला ये है कि कॉन्स्टेंटली यूनाइटेड स्टेट्स को की तरफ से ईरान को एक थ्रेट रहा है इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो बेसिस बने हुए हैं उनसे। ठीक। और इतने सालों से जब वो बेस बना के यहाँ पे देंगे यूनाइटेड स्टेट्स को, और ईरान बोल रहा है कि भाई आप जो जो मुल्क इस्तेमाल होगा, हम्म। जिसकी एयर स्पेस, सी, लैंड यूज होगा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, हम उस पर अटैक करेंगे। उन्होंने पहले से बोल दिया था, एंड आयतुल्ला खामनाई ने भी कहा था कि इट विल बी अ रीजनल वॉर। हम्म। तो इन मुल्कों को चाहिए था, और ईरान काफी नाराज भी था इस बात पे कि वो तो जाहिर है पब्लिकली तो वो दिखाते हैं कि हमारे बरादर मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन अंदर अंदर जो सेंटिमेंट नजर आता है वो ये नजर आता है कि इन्होंने, आप नोटिस करें आजरबाईजान के अंदर, शुरू के दिनों में आप देखें, आजरबाईजान के अंदर, तुर्की के अंदर, ओमान के अंदर जो एसेट्स है उनको हिट नहीं किया गया ईरान की तरफ से। सो दे आर नॉट इनडिस्क्रिमिनेटली बॉम्बिंग ईच एंड एवरी प्लेस दैट दे फाइंड इज वैल्यूबल टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। टोमाहॉक मिसाइल्स, जहां तक मेरी मालूमात है, अब इस पे कितनी फैक्ट चेकिंग है तो बाद में पता चलेगा जब व्हेन डस्ट सेटल्स। जहां तक मेरी मालूमात है, पहला जो अटैक हुआ था ईरान के अंदर वो टोमाहॉक मिसाइल्स के थ्रू जो यूएसएस लिंकन है उसने किया। और वो फिर जाके काफी 1,000 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर के करीब जो है उसने रिट्रीट किया। और ठीक। अभी हमने देखा कि कल परसों वो वापस भी आने की कोशिश की उसने, लेकिन वो दोबारा रिट्रीट कर रहा है। सैटेलाइट इमेजरी भी इसके अंदर काम कर रही है। हम्म। सो बाद में जितनी भी अटैक्स हुए मंसूर साहब, वो सारे अटैक्स या तो कुवैत से हुए, या यूएई से हुए, या सऊदी अरेबिया के बेसिस से हुए। ठीक और है। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा इस चीज पे, तो आप चेक कर सकते हैं, बिफोर द वॉर हैपेंड, यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएसएस लिंकन को भेजने के बाद, और जब जब जेरल्ड आर फोर्ड की अनाउंसमेंट हो रही थी उस टाइम पे, बहुत सारे F-35 थंडर्स, EA-18 सेंट्रीज, ग्राउलर्स और 28 रिफ्यूलर्स जो हैं वो मूव किए थे मिडिल ईस्ट के अंदर। आई हम्म। थिंक आपको भी इस चीज की खबर उस वक्त आ रही जी हाँ। होगी। जी हाँ। तो ऑब्वियसली ईरान ईरान इज लुकिंग एट दिस इन द सेंस ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके अंदर जो एयरपोर्ट की बात हुई है और दूसरी चीजों की बात हुई है, देखिए कुछ हमले तो ऐसे हैं जो मोसाद और सीआईए कराने की कोशिश कर रहे हैं डिलिबरेटली, जिसके अंदर जो, फॉर एग्जांपल, जो अरामको की फैसिलिटी है, मे बी, अगेन आई वुड से मे बी दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन टर्मिनल 3 के अंदर सीआईए की, जहां तक मेरी मालूमात है,
CIA के पूरे दुबई की पूरे ऑपरेशंस सिक्योरिटी के, और दुबई और मुख्तलिफ जगहों के UAE के, इनके ऑपरेशन CIA डायरेक्टली हैंडल करती है। और ठीक है। टर्मिनल 3 में CIA की जो स्टेशन है वो वहां पे है, क्योंकि उनको बीच में जो लोग आ रहे होते हैं, जो ट्रांजिट कर रहे होते हैं, वहां से भी लोगों को पकड़ना होता है और लेना होता है अपने पास, तो CIA का एक ऑफिस, स्टेशन ऑफिस है वहां पे। और जो एसेट्स मूव कर रहे होते हैं दुनिया में, कहीं भी जा रहे होते हैं, तो ट्रांजिट में उनको मिलने के लिए CIA के लोग जो है वो बैठते हैं एयरपोर्ट के ऊपर ही। हम्म। तो CIA की जो फैसिलिटी है एयरपोर्ट के ऊपर, उसको टारगेट किया गया। अब बहुत सारी बातें यहाँ पे हो सकती हैं कि क्या UAE इसराइल के साथ रिलेशनशिप रखा हुआ है, क्या दूसरे ममालिक इसराइल के साथ और US के साथ रिलेशनशिप रखे हुए हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि टारगेटिंग प्राइमरीली जो है वो हो ही एसेट्स के ऊपर रही है। और हाउसिंग फैसिलिटीज को भी अगर आप देखें और होटल्स को देखें, होटल्स कभी कभार पूरे बुक करवाता है यूनाइटेड स्टेट्स, ताकि हम्म। उनके सोल्जर्स को रहने की जगह मिल सके। उनके ठीक ऊपर भी जाहिर है ईरान ने निशाना बनाया, कॉन्सुलेट्स के ऊपर और एम्बेसीज के ऊपर भी निशाना बनाया, जाहिर है। सो आई थिंक ये करेंगे। और जो मुल्क, मैं बता दूं मंसूर साहब, जो मुल्क आगे भी, क्योंकि अब US ने मूव किए हैं ना अपने एसेट्स बहुत सारे मुल्कों में, जो मुल्क यूज कर, जिस मुल्क के जमीन, समंदर या हवा को यूज करेगा यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे ईरान अटैक करेगा। और इसकी, और अभी बहरीन में भी आपने देखा कि जो सामान है उन्होंने निकाल लिया है वहां से, अगर आप सैटेलाइट इमेजरी भी ट्रैक करें। तो इसके अंदर अभी नजर आ रहा है कि दूसरा कैरियर भी जो आ रहा है, वो शायद उसकी यही वजह है कि अब ये जो ममालिक हैं वो तंग आ गए हैं, वो US को कह रहे हैं भाई हमारी जमीन से आप ना करवाओ, आपको करना है तो आप एक और कैरियर बुलवा लो, फिर आप कर लो, मेरे ख्याल ठीक में। है। जॉन, मुझे ये बताइएगा कि जो आपदा हुर्मुज़ है उसकी वजह से ऑयल की जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो चुकी है। पाकिस्तानी भी अब ज़ाहिरी बात है इसकी वजह से परेशान है। 55 रुपए फ़ी लीटर इसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ा दी गई पाकिस्तान के अंदर। तो और इसकी वजह ये कि सप्लाई चेन डिसरप्टेड है वहाँ से। ईरान की जानिब से एक सुनने में ये आया कि उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ अमेरिकन और इजरायली वेसल्स जो हैं उनको हम जाने नहीं देंगे, लेकिन बाकी अगर वहाँ से वेसल्स जो हैं या टैंकर्स अगर आते हैं तो हमें उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। फैक्चुअल पोजीशन क्या है ईरान की, इस वक्त स्टेटेड पॉलिसी क्या है आपदा हुर्मुज़ को लेके? मंसूर साहब, देखिए मुझे इसका ये वक्त ही बताएगा कि क्लियर पॉलिसी क्या है। क्लियर पॉलिसी देखें, ठीक। यहाँ पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बड़ा इम्पैक्ट हुआ है दुनिया के ऊपर, पाकिस्तान में भी इम्पैक्ट हुआ है, बट एट द सेम टाइम आप ये भी तो देखिए कि अमेरिका को बोलना चाहिए कि भाई आप क्यों आ गए यहाँ पे, क्योंकि एक मुल्क तो अपना नेवल मैरिटाइम राइट एक्सरसाइज करेगा ना डिफेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर इसराइल बोल दे अमेरिका को कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज कराना है, और अमेरिका अपनी फौजें लेके और मुश्किल लेके पहुंच जाए यहाँ पे और कहे पाकिस्तान को कि डी न्यूक्लियराइज करो वरना मैं मारूंगा। अब आप मुझे बताएं मंसूर साहब, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है कि वो मैरिटाइम अपने राइट को एक्सरसाइज ना करे, उसको ब्लॉक करने का, या किसी भी हद तक जाने का अमेरिका के अटैक को रिस्पॉन्ड करने के लिए? और ठीक। तो दूसरी कंट्रीज कंप्लेन नहीं कर सकती कि भाई हमारे पास चावल आ रहे थे पाकिस्तान से, तो अब वो चावल नहीं आ रहे हमारे, हम अब भूख की, हम जो है वो भूख में हैं। और दूसरी चीज ये है मंसूर साहब कि चलें लेट सपोज 400 कंप्लेन रुपए पड़ जाए, कंप्लेन मैं आपका आपसे कहता मतलब हूँ। एग्रेसर एग्रेसर से होनी चाहिए, विक्टिम से नहीं? जी जी, नहीं नहीं, एट द सेम टाइम लेट सपोज 400 रुपए पड़ जाए मंसूर साहब, 400 रुपए पड़ जाता है। हम्म। क्या ये कॉस्ट ज्यादा बड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर 300-400 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है थोड़े टाइम के लिए, या ये कंप्लेन ज्यादा, या ये खदशा ज्यादा है कि इसराइल बराबर में आके बैठ जाए पाकिस्तान के? आप मुझे दोनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस बता। नहीं, वो कंपैरेटिव एनालिसिस बनता ही नहीं है, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तानी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हम्म। जी जी, पाकिस्तानी आई डोंट थिंक अफोर्ड कर सकते हैं, तो देयर इज अ बिगर थ्रेट हियर एट प्ले। और हाँ देखें, एक बात फ्रैंकली, लेट्स बी फ्रैंक मंसूर साहब, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस असाइड, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, पेट्रोल बढ़ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बहरहाल अगर वाकई में आप सेंटिमेंट फील करते हैं तो थोड़े दिन आई थिंक आप इसको बर्दाश्त कर लें, मेरा यही कहना होगा। और जमीनी रास्तों से जो है वो तेल आ सकता है ईरान से, मोस्ट वेलकम। तेल लें वैसे ही हब तक हमारा माशाल्लाह, हब तक और आगे सिंध में जो इंटीरियर है वहां तक चलता है तेल, तो मंगवा ले थोड़ा सा यार, इसमें क्या मसला है? ये कहना आसान है ना जॉन, ये बात कहना बहुत आसान है, लेकिन इसके जो रिप्रिकॉशंस हैं वो बड़े खतरनाक हैं। इट्स रियली इजी टू से ऑल दिस। अब ये बताइए। फिर देख लें आप। हाँ, नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, ये बताइए कि अब इस वक्त ईरान के अंदर आगे का जो अब तक मतलब मिसाल के तौर पे जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हो चुका है, मिसाइल्स का इस्तेमाल हो चुका है, जो सबसे पोटेंट इनके मिसाइल्स हैं, क्या अभी तक उनका इस्तेमाल किया गया है? इसके बारे में जो जो हथियार इस्तेमाल हुए अभी तक, उसके बारे में कोई अपडेट्स हैं, या आर दे डिक्लेयरिंग इट कि जी हमने मिसाल के तौर पे जो जो मिसाइल्स गिर रहे हैं जिन जगहों के ऊपर, वहाँ की तो जो मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस हैं वो तो बताते हैं कि जी इतने ड्रोन्स आए, इतने मिसाइल्स आए। इनकी साइड से क्या कोई बुलेटिन जो है वो जारी किया जाता है या बताया जाता है कि जनाब अब तक हमने ये मिसाइल इस्तेमाल कर लिए हैं और हमारे पास अभी ऐसे मिसाइल भी हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए?
मंसूर साहब, नंबर ऑफ मिसिल्स तो कभी भी खातिम अल-अंबिया और ये जो जितने भी आईजीसी के वो हैं कभी भी नहीं इशू करते कि कितनी मिसिल्स यूज हुई हैं। तो इसके ऊपर स्पेकुलेशन आई थिंक करना सही नहीं है, ईरान की तरफ से एटलीस्ट। दूसरे मुल्कों में जो रिपोर्टिंग हो रही है वो बहरहाल सही होगी गलत होगी वो आई डोंट नो। बट इसराइल के अंदर इस वक्त शदीद सेंसरशिप है। इंडियन जर्नलिस्ट जो वहां से निकल के आ रहे हैं वो कह रहे हैं भाई बंकरों के अंदर जो है वो लाशें देखी हैं हमने। हम्म। और ईरान का मैं अगर आपको बताऊं जो स्टॉक पाइल इन्होंने यूज किया है, शुरू में तो इन्होंने बिल्कुल जो अपने पुराने बिल्कुल ही खत्म जो ड्रोन्स थे वो यूज किए और मिसिल्स यूज की। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता उस फेज में आ गए हैं कि 2012 और 2014 की मिसिल्स यूज कर रहे हैं। और अच्छा। अगर इसकी मिसिल्स की जनरेशन को देखा जाए तो पहले और ज्यादातर तादाद में जो मिसिल्स यूज हुई वो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन मिसिल्स यूज की ईरान ने। आहिस्ता आहिस्ता अब आप देख रहे हैं कि ईरान रिवील कर रहा है न्यू जनरेशन ऑफ मिसिल्स। ये न्यू जनरेशन ऑफ मिसिल्स कौन सी हैं, इनकी क्या कैपेबिलिटी है? इसके अंदर इंक्लूडेड है फतह 2 हाइपरसोनिक ग्लाइडर बैलिस्टिक मिसिल। हम्म। इसके अंदर इंक्लूडेड है खुर्रम शहर 4 जो अभी 2 दफा यूज की है इसराइल के ऊपर, कल और परसों। इसके अंदर इंक्लूडेड है सिज्जील का नया वेरिएशन। और इसके अंदर जो है वो और भी टेक्नोलॉजीज हैं और भी मिसाइल्स हैं जो नई जनरेशन की हैं। और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हैं जो वो आगे यूज करेंगे। तो ये मिसाइल्स जो यूज हो रही हैं इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, 2 फतह 2 मिसाइल्स यूज हुई हैं अभी तक, एक खैबर शिकन यूज हुई है, और अभी जो दो इन्होंने खुर्रम शहर 4 है वो और वहां पे इसराइल के अंदर दागी है। अब अगर बात करें इनकी क्रूज मिसिल्स की तो देखें इनकी जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसिल्स होती हैं वो डुअल इंजन होती हैं। मतलब वॉर हेड के अंदर अलग इंजन लगा होता है और प्रोपेलेंट के ऊपर अलग इंजन होता है। ठीक। सॉलिड फ्यूल के ऊपर भी होती हैं लेकिन एट द सेम टाइम न्यूक्लियर पावर्ड भी होती हैं। न्यूक्लियर पावर्ड मतलब न्यूक्लियर वॉर मतलब न्यूक्लियर आर्म्ड नहीं, वो जिसकी जो प्रोपेलेंट होती है टेक्नोलॉजी होती है जाने की वो न्यूक्लियर के तरीके से चलती है। हम्म। फिर अगर खुर्रमशहर 4 की बात करें, खुर्रमशहर 4 जो अभी इन्होंने लॉन्च की उसकी मार्क 16 की स्पीड है, मार्क 16 मार्क 16 की स्पीड इज 5.5 किलोमीटर पर सेकंड एंड 20,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी ये है कि ये जब लैंड होने से पहले ये एक तो इसका पेनिट्रेशन का जो है वो बहुत कम ही रेट है अभी तक जो सामने आया है, क्योंकि दोनों एक टेस्ट करने के लिए ईरान ने भेजी वो इंटरसेप्ट नहीं हुई, और दूसरा जो है वो हिट करने के लिए भेजी वो भी इंटरसेप्ट नहीं हुई, वो हिट हो गई। मैं वीडियोस चाहेंगे तो आपको, मेरा व्हाट्सएप का कांस्टेंट अपडेट्स का ग्रुप है उसके ऊपर मैं सारी चीजें फैक्ट्स के साथ डालता रहता हूँ कॉन्स्टेंटली। ठीक। तो ये जो खुर्रमशहर 4 है ये लैंड होने से पहले 80 सबम्यूनिशंस 80 छोटी छोटी सबम्यूनिशंस में डिस्पर्स होती है। और टोटल इसका जो इम्पैक्ट होता है वो 1.5 से 2 टन का होता है। इसका जो वॉरहेड का मतलब 1,500 किलोग्राम से लेकर 2,000 किलोग्राम तक। ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कहते हैं, अब क्लेम्स आए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी इसको जैम नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू ईरान। ऑफ कोर्स इफ वी सी लेटर ऑन मे बी इट गेट्स इंटरसेप्टेड और समथिंग, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट अभी तक ये नजर आ रहा है मंसूर साहब, और ये वाकई में इन्होंने दिखाया है। पहले ये कहते रहे कि खामोश हो जाओ हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, हम नहीं दिखा रहे। और फिर उन्होंने पहले भी वीर शिवा के अंदर 12 दिन की जंग में आपको याद होगा खतरनाक, इन्होंने एक ऐसा खतरनाक सिजील का जो नया वेरिएशन था वो यूज किया था, आखिरी दिन यूज किया था, एक दफा यूज किया था उसके बाद यूज नहीं किया। और अब इन्होंने खुर्रमशहर 4 जो है वो यूज करके दिखाया। तो आई थिंक दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इरेटिकली, वो अपना स्ट्रेटेजिकली वो जितना है उसको अनफोल्ड कर रहे हैं आर्सेनल को। जॉन, लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि अब आयतुल्ला खamenei के बाद जो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर हैं उनकी अनाउंसमेंट कब तक एक्सपेक्टेड है, और क्या उनके जो साहबजादे हैं क्या वही इस वक्त फ्रंट रनर हैं या अभी ये डिसाइड नहीं हुआ? देखें मंसूर साहब, ये बात तो कोई भी नहीं कर सकता कि कब तक एक्सपेक्टेड है और कब तक है। हो सकता है आज आ जाए बयान, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है एक हफ्ते में आए। हम्म। तो ये जो खबरें आती हैं वो बिल्कुल मिर्च मसाला लगा के उसको जो दिखाया जाता है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। जब ईरानी जर्नलिस्ट के ग्रुप्स में बड़े बड़े लोग जर्नलिस्ट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, हमें ऑफिशियल से बात करके कुछ नहीं मिल रहा, तो वहां पाकिस्तान में कैसे पता चल जाता है लोगों को? आई हाईली डाउटेड। देखिए दूसरी बात ये कि जो खबर आई मुश्तबा खामनाई की, हम्म। वो खबर दी ईरान इंटरनेशनल ने और इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने। ईरान इंटरनेशनल इज ऑब्वियसली इट इज मतलब वो वहां वॉशिंगटन के अंदर बेस्ड है, वो आप जाके खुद चेक कर सकते हैं कि उसको फंडिंग कहाँ से आती है, वो क्या कर रहा है इतने टाइम से। तो इन चैनल्स ने आगे इसको जो फैलाया, प्रोलिफरेट किया और डिसेमिनेट किया। नाउ मंसूर साहब, दिस मतलब मास्टर प्ले, मैं कहता हूं प्रोपागेंडा का मास्टर प्ले है ये, कि आपको नहीं पता कि इज गोइंग टू बी द सक्सेसर। लेकिन देर आर हाई चांसेस, और मैं ये बता दूं देर आर हाई चांसेस कि मुश्तबा खामनाई ही बने अच्छा। जो जो आई सुप्रीम लीडर है। तो जो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठने की कोशिश की है नैरेटिव को ड्राइव करने के लिए, हम्म। ईरान के अंदर एक्सपेक्टेड यही है कि खुबरगान असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स
विल मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट मुश्तबा खामनाई। अब ये हो रहा है मेरिट के हिसाब से, मतलब इसमें कोई प्रेशर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ये हो रहा है क्योंकि अगर कहीं आर्मी का इन्फ्लुएंस होना होता तो अभी तक कू के अटेम्प्ट भी हो जाते हैं, ये पॉलिटिकल प्रोसेस को कभी भी आगे एक्सटेंड ही ना करते। ठीक है। और आवाम तो वैसे ही इन्होंने कहा हुआ है कि अनपॉपुलर है। तो ये जो कर रहे हैं ये खबरगान इनको हो सकता है मुश्तबा खामनाई को इलेक्ट करे, हो सकता है ना भी करे, हो सकता है मैं गलत हूं। लेकिन आई थिंक कि मुश्तबा खामनाई से ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली जो इतना उन्होंने काम किया है। अच्छा, तो एंड मुश्तबा खामनाई एंड को एंड ही लिया हैज जाए। द सेम थॉट प्रोसेस लाइक हिज फादर, बिल्कुल वैसे ही ख्यालात हैं। यस, सिर्फ वैसे ही नहीं बल्कि मुश्तबा खामनाई ने, क्योंकि शुरू से ही ये चीजें जो पॉलिटिकल देखें, बहुत सारी कम्युनिकेशन जो आयतुल्लाह खामनाई की थी वो मुश्तबा खामनाई डायरेक्टली देखते थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुश्तबा खामनाई डायरेक्टली देखते थे, नॉट इन टर्म्स ऑफ द ईरानियन, मतलब उसके जाहिर है वो सुप्रीम लीडर तो नहीं है, लेकिन सपोर्ट के तौर पे उन्होंने बहुत काम किया, पॉलिटिकली बहुत सारी चीजों में वो एंगेज रहे हैं इंडिपेंडेंटली एज वेल। तो देखें, आयतुल्लाह खामनाई जब बने थे ना यहाँ पे सुप्रीम लीडर, तो वो मुजतहिद थे, वो मर्जा नहीं थे। तो आयतुल्लाह खामनाई को चूज किया गया एज द सुप्रीम लीडर, इलेक्ट किया गया। बट एट द सेम टाइम आयतुल्लाह अराकी को रिलीजियस अफेयर्स का जो जितना फकी मसाइल और मजहबी मसाइल हैं उसके हवाले से उनको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी खबरगान ने, और आयतुल्लाह खामनाई को पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी दी। हो सकता है कि सिमिलरली खबरगान मुश्तबा खामनाई को इलेक्ट कर ले, सिर्फ इस बेसिस पे कि वो उनके बेटे हैं, डज नॉट, मतलब ये इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए उनके मेरिट्स को काउंट नहीं करना चाहिए या उनके लिए दरवाजे बंद कर देने चाहिए। मेरे ख्याल में खबरगान के लिए, खबरगान की नजर में तो हो सकता है कि वो उनको इलेक्ट करे। बट यू नेवर नो, आई डोंट नो, वी डोंट नो, नो बडी नोज कि कौन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। जॉन हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, जॉन हमारे साथ तेहरान से मौजूद थे। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, जॉन हुसैन ऑफिशियल के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ से ये भी अपडेट्स देते रहें। और मैं इनको अपने प्रोग्राम में भी जो है वो एज एन एनालिस्ट में शामिल कर चुका हूँ। एंड आई थिंक कि ही हैज़ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो तेहरान के, ईरान के हवाले से होती है। जॉन, बी सेफ, और हमारी दुआएं हैं आपके लिए। आप अपना भी और अपने घर वालों का भी, आसपास दोस्तों का, अजीज़ व क़ारिब का भी प्लीज़ ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, जॉन हुसैन की ये गुफ्तगू आपने सुनी। जॉन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब ईरान की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपने जानी है। हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के भी जो है मुख्तलिफ लोगों को ईरान से या सऊदी अरब से या अमेरिका से भी जो है अब ये सिलसिला जो है वो शुरू किया जा सकते हैं। पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको तो मैं अक्सर औकात अपने पॉडकास्ट के लिए जो है वो यहाँ पे मैं दावत देता हूँ कि वो आके हमें यहाँ पे ज्वाइन करें। लेकिन जारी बात है, जो लोग पाकिस्तान से बाहर से हैं, हम कोशिश करेंगे इंटरनेशनली जो है इन पॉडकास्ट के सिलसिलों का जो है वो ये एक मोमेंटम जो है वो आगे भी इस तरह जारी रहे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।